बाहर बहुत अंधेरा था। रात के 2 बजे थे और वो पिछले कई घंटों से मोबाइल पकड़े कुछ टाइप कर रही थी। सुबह तक उसे ये असाइनमेंट तैयार करनी थी। जब से उसका लैपटॉप ख़राब हुआ था, ये मोबाइल ही उसके सारे कामों की चौंगी जंग लड़ रहा था। इस बार तो क्लास में मैं ही टॉप करूंगी, उसने सोचा और तेज़ी से टाइप करने लगी। काम करते करते उसे नींद के झोंके आने लगे और पता नहीं कब मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। अब वो बेखबर नींद की वादी में उतर चुकी थी। काम वहीं का वहीं रह गया। बाजी दर्जी से मुखातिब थी। देखें भाई साहब, ये कपड़े आपने हर हाल में 3 दिन के अंदर सीने हैं, क्योंकि चौथे दिन हमने सफ़र पर रवाना होना है। वक्त कम है, काम ज़्यादा। आप बेशक सिलाई डबल ले लें, लेकिन कपड़े वक्त पर सी दें। दर्जी बच्चों की स्कूल फीस का सोचते हुए कहने लगा, ठीक है मैं सी दूंगा, और तेज़ी से मशीन चलाने लगा। 3 दिन गुजरने के बाद शाम को बाजी दुकान पर गईं तो ये देखकर वहीं की वहीं खड़ी रह गईं कि दुकान पे मोटा सा ताला लगा हुआ था। बाजी ने साथ वाली दुकान से दर्जी का पूछा तो वो अफसोस से सर हिलाने लगा। बाजी, दर्जी तो पिछले 2 दिन से हार्ट अटैक से फौत हो गया। बेचारे पे काम का इतना बोझ था कि वो सह नहीं सका। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन बाजी तो अपना सर पकड़कर बैठ गईं। वो अपने कपड़ों के बारे में सोच रही थी। ओ नो, मुझे तो ज़रा पसंद नहीं आए वो लोग। लड़के की बड़ी बहन ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए साथ ही अपना हैंड बैग सोफे पर फेंका और खुद भी वहीं बैठ गईं। लेकिन क्यों आपा? लड़का पास आके बैठ गया। सुलझे हुए लोग हैं। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर साहब की बेटी है, मेरी क्लास फेलो है, बहुत अच्छा घराना है। आपको क्या एतराज़ है? आपा ने मुंह बसूर कर कहा। छोटा सा घर है, पतली सी लड़की है, ना कोई ठाट पाट, ना कोई शान बान। हम कैसे वहाँ तुम्हारा घर बसा दें? बीबी जी, ये आपके नाम कोई लेटर दे गया था। मुलाजमा ने एक बंद लिफाफा आपा के हाथ में थमा दिया। क्या है इसमें? आपा ने जैसे ही लिफाफा खोला, थाने मार कर रोने लगी। क्या हुआ आपा? लड़के ने लेटर देखा तो उसके बहनोई ने आपा को डिवोर्स दे दी थी। इस वाकयात से मिलते जुलते की वाकयात हमारे इर्द गिर्द रूनुमा होते हैं, जिनके असबाब नताइज से हम बिल्कुल नावाकिफ होते हैं। ज़िंदगी कभी एक हालत में नहीं रहती। सबास एक तगैर को है ज़माना में। कई हादसात और सदमे हैं, इतना तोड़ फोड़ के रख देते हैं कि ऐसा लगता है हम अपनी ज़ात की किरचियाँ कभी समेट नहीं पाएंगे। लेकिन वक्त ऐसा मरहम है जो बहुत बड़े ज़ख्म भी भर देता है। इन वाक़यात के पीछे रब्बुल आलमीन की कुदरत कार फरमा है। वही निज़ाम चला रहा है, वही हमें दुख और सुख की मुआफ़ी समझाता है, वही हमें शुक्र और सब्र सिखाता है। बाज़ अवक़ात ये दुनिया इंसान का हर मान और गरूर पाश पाश कर देती है। वो जिन चीज़ों से मोहब्बत रखता है वो इससे छूट जाती हैं। ज़िंदगी इसे ज़ेरों के मकाम पर ला खड़ा करती है। ऐसे मुसाफिर की तरह जो तवील मुसाफत के बाद फिर उसी जगह पहुंच जाए जहां से उसने सफ़र का आगाज़ किया था। तब इंसान को यह एहसास होता है कि वो तो बिल्कुल तन्हा है। किसी ने उसकी कदर नहीं की, किसी ने उसे समझाया नहीं, सवाए एक अल्लाह के। वही उसके दिल का हाल जान सकता है। फिर इंसान खालिस होकर अपने रब को पुकारता है। यही वो पॉइंट है जहां उसके रब उसे लाना चाहता है। ये वो मकाम है जहां एक तरफ बंदा है, दूसरी तरफ रब है। डायरेक्ट कनेक्शन है। मुबारक हैं वो लोग जो इस मकाम तक पहुंच गए जिन्हें रब मिल गया। अब रब्बुल आलमीन उन्हें सिरे से बना देगा, क्योंकि वो बेदी वईद है। वो इब्तिदा करता है, फिर उसे तख्लीक का आदा भी करता है। अब इंसान की तवज्जो का मरकज़ उसके रब की ज़ात है। उसको राज़ी करना, उससे डरते हुए गुनाहों से बचना, उससे माफ़ी मांगना, दुनिया से लापरवाह हो जाना। कौन उसके खिलाफ है, कौन साजिश कर रहा है? अब उसे किसी की परवाह नहीं, अब सिर्फ रब की परवाह करना है। उसकी खुशनुदी के काम करने हैं, इबादत और मखलूक खुदा की खिदमत के सारे फ़राइज़ अदा करने हैं, और चुपके चुपके रब को बताना है कि मालिक ये काम तुझे राज़ी करने के लिए किए हैं, उन्हें कबूल फरमा ले। कुरान पाक में हमें बताया गया है,
یعنی بے شک دنیا کی زندگی تو دھوکہ دے جانے والی ہے، تو اب کرنا کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں گھر بنانا، جنت سے محبت کرنی ہے، وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہاں محنت کرنی ہے، دین کا علم سیکھنا ہے جو ہمیں جنت کے راستے پر چلا سکے۔ بقول علامہ اقبال، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ جزاک اللہ۔